हाँ, अभी तक केवल इतना बताए कि एक नया ऐप है, सोशल मीडिया ऐप, उसका नाम है क्लब हाउस, जो कि यूएसए में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। उसमें वॉइस रूम होगा, रूम में लोग होंगे, लोग लाइव चैटिंग करेंगे, वॉइस चैट, टेक्स्ट चैट नहीं। और चला गया तो चला गया, मतलब रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल ममता बताई ही होगी, हमारे वीके सिंह है, फॉर्मर आर्मी चीफ और यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड रोड ट्रांसपोर्ट। तब लोग पता लग ही गया होगा कि बोल दिए कि हम लोग ज़्यादा बार उनके देश में घुसे हैं, वो क्या 10 बार घुसते हैं, 50 बार घुस जाते हैं। ये सब जो है, हालांकि ये बता चुके, फिर भी हम बोल दे रहे हैं कि ये सब जो बातें हैं, मतलब डोमेस्टिक ऑडियंस के चक्कर में, कि डोमेस्टिक ऑडियंस खुश रहे, इंटरनेशनली बहुत मतलब एक देशद्रोह जैसा काम ये लोग करते हैं कि दूसरे को मौका मिल जाता है कि बोलने का, कि देखा हम ठीक ही बोल रहे थे कि इंडिया ही एग्रेसर है। हमारे प्रधानमंत्री भी एक बार ऐसे ही बोल दिए थे कि कोई नहीं घुसा हुआ है, ये बोल रहे हैं कि हम ही लोग ज़्यादा घुसते हैं। बहुत मतलब फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही खराब बात है, और अगर ऐसे मिनिस्टर्स होंगे तो देश का क्या होगा। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम इसलिए हटा रहे हैं ना ये सब, कि ये सब आप पढ़ चुके हैं, वही सीट लिए हुए हैं हम, इसलिए हमको आगे बढ़ाना पड़ रहा है, हम अलग से नहीं कर पाए इतना जल्दी में। हम्म। हाँ, क्या है सी सेट। आप लोगों को याद होगा, नहीं भी याद होगा, हो सकता है आप लोग का ज्वाइन करने से पहले का न्यूज़ हो, कि एमजे अकबर पर एक लेडी ये आरोप लगाई थी कि ये इसका बिहेवियर, एमजे अकबर एक पेपर है, उसका नाम है एशियन एज। एशियन एज के एडिटर इन चीफ थे उस समय में, और फॉरेन मैटर्स में इनका काफ़ी पकड़ है, और इस रिजीम में, मोदी सरकार में ये मिनिस्टर भी रहे थे। तो खैर एमजे अकबर पर एक प्रिया रमानी एक लेडी है, ये आरोप लगाई थी कि वो हरास की। तो हरासमेंट का शुरुआत में वो बिना नाम लिए हुए वो लेडी बोली कि हरासमेंट कैसे हुआ, और बाद में वो नाम भी ली। तो हम शॉर्ट में स्टोरी बता दे रहे हैं। शॉर्ट में स्टोरी ये है कि इंटरव्यू था इस लेडी का इनके ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए। तो ये इंटरव्यू के लिए इस लेडी को अपने रूम में बुलाया, और रूम में बुला करके ये एक कंजेस्टेड चेयर पर ये मतलब दोनों बैठे और ऑफर किए शराब, वो नहीं पी, और इंटरव्यू नहीं हुआ। इसका कहना था कि इट वाज लाइक अ डेटिंग, फर्स्ट फर्स्ट इंटरव्यू, मतलब जिस दिन मिलना था उसी दिन। बाद में एमजे अकबर इस लेडी को हायर भी किए, लेकिन अपना ये जो पहला एक्सपीरियंस था, जिसमें काफ़ी अनकंफर्टेबल थी लेडी, ये काफ़ी साल बाद, अराउंड 20 इयर्स के बाद, वो लेडी जो थी वो शेयर की। वो आपको पता होगा कि मी टू चला, तो उसके बाद शेयर की। तो एमजे अकबर क्या किए कि इंडिया में क्रिमिनल डिफेमेशन का केस होता है, तो ये क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किए, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किए। लेडी
उनका कहना था कि ये मेरा जो रेपुटेशन था, ये रेपुटेशन को इसके चलते मेरा खराब हुआ है। तो अभी दिल्ली कोर्ट जो है वो प्रिया रमानी को एक्विट कर दिया है क्रिमिनल केस में। मतलब कि एमजे अकबर केस किए थे, ये लेडी केस नहीं की थी, ये केवल हैशटैग #MeToo वो उसी में ये सारा का सारा स्टोरी बताई थी। तो जज का कहना है कि चूंकि इसका स्टेटमेंट काफ़ी डिटेल्ड है लेडी का, और लेडी का स्टेटमेंट जो हो है उस समय जो उसके साथ काम करने वाली कलीग थी एक और, वो ये इस बात को कंफर्म की कि हाँ जब ये हुआ था तो प्रिया रमानी एक घटना हमको बताई थी, और एक दूसरी लेडी भी एमजे अकबर के बारे में ऐसा ही एक इंसिडेंस बताई। तो जज का कहना था कि जो पर्सन है वो पर्सन का इमेज पहले ही से टार्निश्ड था, तो ऐसा नहीं है कि वो इमेज टार्निश किया गया। और फीमेल जो है वो 1-2 साल क्या आफ्टर डेकेड्स में ही वो अगर इस तरह की घटनाएं हुई हों तो वो बोल सकती है। तो क्रिमिनल फिलहाल बात यह है कि प्रिया रमानी के ऊपर में जो केस किया गया था एमजे अकबर का, उसमें प्रिया रमानी को रिलीफ मिला है या बरी कर दी गई हैं। और अगर ऐसा नहीं हो, अभी तो हायर कोर्ट में भी जा सकता है मसला, तो नेचुरली चिलिंग इफेक्ट इसका होगा फ्यूचर के जो इस तरह के रिवोल्यूशन है, जो भी लोग अपने पुराने, मतलब इसमें यहाँ पे ये भी बात हम बता दें, जरूरी है कि लेडी का एक प्रॉब्लम रहा होगा कि वो कुछ भी मतलब पब्लिक करने में कि वो एमजे अकबर कुछ किए नहीं थे, बस जो बिहेवियर था वो हरासिंग था। तो ये तो इसलिए इस कारण से भी इतना डिले जो है वो पॉसिबल है। खैर काफी मुद्दे हैं इसमें, आप लोग पढ़ के बाकी समझिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे एक स्टोरी आपको मिलेगा अभी, ममता वाला कवर कर दिया ना, नीति आयोग सिक्स टू ट्रैक इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन वर्डिक्ट्स। हाँ सर। अच्छा ठीक। हाँ ये जो है ये एक आर्टिकल निकला हुआ है सेंटर अकाली स्टेलमेट जो था 84 के आसपास में, वो किस तरह से पंजाब को टेररिज्म का केंद्र में बदल दिया। स्टोरी आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, शॉर्ट में बोल दे रहे हैं कि ये जो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो पानी का बंटवारा हुआ। तो पानी का बंटवारा के लिए आपको याद है क्या कि कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, मतलब एग्रीमेंट या कुछ भी कुछ था क्या जिससे कि पंजाब से पानी हरियाणा पहुंच सके? कुछ याद है आप लोगों को? अभी जो ये हुआ था ना, मतलब हरियाणा के लोग पंजाब के लोगों का साथ न दे, इसलिए हमारी सरकार इस मुद्दा को खूब उठाई ताकि हरियाणा और पंजाब में डिफरेंसेस हो जाए, जो हो नहीं पाया इस किसान आंदोलन में। तो आप लोग को याद है, किसी को पता है कि इसमें क्या है, इसमें कोई टर्म है क्या पंजाब और हरियाणा के बीच में वाटर शेयरिंग? सना बोलिए। सर हम गेस कर रहे हैं, वो 2 आप करके जो था एग्रीमेंट।
हिस्ट्री में पढ़े थे। क्या फिर से रिपीट कीजिए, आपको बात नहीं समझ पाया। 2 आप पढ़े थे ना, नहीं दो वो आप, है क्या? नहीं नहीं दो आप वाला नहीं है, लेकिन ये बताए हैं, हमको लगता है हम बोलेंगे तो याद आ जाएगा आप लोगों को। अनिमेश बोलिए। सर कुछ वाटर शेयरिंग को लेके था। हाँ वही तुम पूछ रहे हैं। अच्छा आप सुने नहीं थे सर? अच्छा वही था सर, कुछ वो ये बनाने नहीं दिया जा रहा था, मतलब पंजाब देना नहीं चाह रहा है इनको, कनाल कनाल बनाने नहीं दिया जा रहा है कौन कुछ, सा कनाल? उतना नाम नहीं याद है। अच्छा हम बोल रहे हैं सतलज यमुना लिंक। ये सतलज यमुना लिंक उस कनाल का नाम है। इसको ले करके रिपीट कर रहे बात को। जब इंदिरा गांधी की सरकार ये कनाल का नींव डाली, तो इसके बाद पंजाब में विरोध शुरू हो गया। और विरोध शुरू होने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे करके जो लोग कट्टरपंथी थे, वो कट्टरपंथी लोग जो थे, उनके हाथ में आ गया और पूरा पंजाब में टेररिज्म शुरू हो गया। तो उसका एक कहानी इसमें दिया हुआ है। एक्चुअली जोड़ा क्यों है, वो जोड़ रहा है कि ये जो अभी किसान आंदोलन है, इसमें आप देख ही रहे हैं कि वो मिल नहीं रहा है। मतलब अभी जो स्टेलमेट है, जो डेडलॉक है सेंटर और किसानों के बीच में, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उसको राइटर जो जोड़ के देखना चाह रहा है कि वहां पर भी एक बार हुआ था जिससे पूरा जो पंजाब जो था वो आतंकवाद का गोद में समा गया। आगे चलते हैं, वो पढ़ के समझ में आ जाएगा, इसलिए हम उस पर अभी नहीं ध्यान दे रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो फिर देखा जाएगा, बता देंगे। कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारा कंट्री एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं यहाँ पर। तो इस राइटर इस मुद्दा को उठाने का कोशिश किया है कि अभी किसान आंदोलन के दौरान में भी पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के जो बॉर्डरिंग जहाँ पर किसान आंदोलन के का केंद्र है, यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन किया गया। तो इंडिया शट्स डाउन इंटरनेट सर्विस मोर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक, ये रिकॉर्ड हमारा है। तो पिछला 4 साल में 400 से ज्यादा शटडाउन्स हुए। जम्मू कश्मीर में 223 डेज तक शटडाउन रहा। दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन था यह। ठीक, तो 2020 का जजमेंट में राइट टू एक्सेस द इंटरनेट इज आवर फंडामेंटल राइट। तो अब कोविड के दौरान में जो इंटरनेट शटडाउन है, इसका एक अलग भी इफेक्ट है। अलग इफेक्ट ये है कि कोविड के दौरान में अगर इंटरनेट शटडाउन हो तो पढ़ाई बंद। तो जो भी सरकार इंटरनेट शटडाउन कर रही है, ये इसके इफेक्ट 20,000 करोड़ 2020 में इंटरनेट शटडाउन के कारण में इस देश का लॉस हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस सैंडर्स वाला पढ़ लिए क्या आप लोग? नहीं है। नहीं पढ़े? ममता? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि नहीं पढ़े हैं। सरकार जो हमारी जो है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो अभी तक व्हाट्सएप का भी यूज कर रहे थे, जूम का तो यूज कर ही रहे थे। तो हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो
इंडियन प्लेटफॉर्म्स हो और सरकारी हो तो और भी अच्छा। तो एक सैंडेस नाम का एक प्लेटफॉर्म सरकार लॉन्च की है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको NIC बोलते हैं, जिसमें कि बोला गया है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कि आप लोग व्हाट्सएप में ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप में मत कीजिए, आप लोग सैंडेस में कीजिए। और अभी पहले सरकारी ऑफिसर्स के लिए इसको ओपन किया गया, अब इसको सबके लिए ओपन कर दिया गया है। मतलब ऐप जो होगा वो सबके लिए है। इसमें नंबर चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है और नया ID बनाना पड़ता है। एक्सटिंक्शन रिबेलियन, अच्छा, किसी को पता है एक्सटिंक्शन रिबेलियन क्या है? किसी को नहीं पता है। एक रिपोर्ट था, UN का रिपोर्ट नहीं, हाँ, यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस रिपोर्ट का 2018 में जो रिपोर्ट आया था, इसका कहना था कि अगर विद इन 12 ईयर्स अगर हम लोग जो क्लाइमेट चेंज है इसको नहीं रोकते हैं तो हम लोग 6th मास एक्सटिंक्शन इवेंट में के डोर स्टेप पे खड़े हैं। मतलब इसके पहले दुनिया में ये वाला क्वेश्चन UPSC में आया हुआ है, ये पर्टिकुलर। अभी तक दुनिया में 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। आपको पता है एक एक्सटिंक्शन हुआ था जिसमें डायनासोर्स खत्म हो गए थे। तो उसी तरह से इस दुनिया में 5 बार ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, नॉट एंथ्रोपोजेनिक, नेचुरल कॉजेज से 5 बार दुनिया में बड़ी संख्या में जो स्पीसीज है वो उनका लॉस हुआ है। और अभी एंथ्रोपोजेनिक रीजन से हमारे कारण, हम जो क्लाइमेट चेंज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, या हमारे कारण फिर से लगता है कि एक मास एक्सटिंक्शन मतलब एक शुरू हो गया है और इसको अगर रिवर्स करना है तो हम लोगों को जल्दी से काम करना पड़ेगा। तो इस थीम पे एक्सटिंक्शन रिबेलियन एक आंदोलन है जो इस तरह का स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन होने का संभावना है उसको रोकने का के लिए ये सारी दुनिया में मूवमेंट करते हैं। ये 75 कंट्रीज में फैले हुए हैं जिसमें इंडिया का भी नाम है। उनका जो लोगो है वो इस तरह से है। तो और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग भी उससे जुड़ी हुई है। और ग्रेटा थनबर्ग क्यों न्यूज में है ये आपको पता है। इसमें ट्रांजिट रिमांड के बारे में बोला हुआ है। आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग को ये बता सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर पुलिस किसी पर्सन को पकड़ती है तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। किसी को पता है कि क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली? हम कुछ आधा बात बोल करके चुप हो गए। तो क्या लिखा है कि अगर पुलिस किसी पर्सन को गिरफ्तार करती है तो? आतुफा बोलिए। तो कोर्ट के सामने पेश करेगी। पूजा बोलिए। सर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसमें लाने और ले जाने का समय काउंट नहीं होता।
किसी को दूसरा कुछ बोलना है तो हाथ उठा के रखिए, नहीं तो डाउन कीजिए। ममता भी हाथ डाउन ही कर दीजिए। तो ये जो है ठीक है, सही है कि within 24 hours shall be presented to nearest magistrate। ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो होता क्या है, थोड़ा सा समझाते हैं बात को। मान लीजिए दिल्ली में केस है और जो पर्सन है वो बेंगलोर में है जिसके ऊपर केस है, तो दिल्ली पुलिस आकर के इसको पकड़ेगी। हमको कोई ये बता सकता है कि दिल्ली पुलिस पकड़ेगी और इस पर्सन को अगर बेल लेना हो तो ये बेंगलुरु में बेल लेगा या दिल्ली में जाके बेल लेगा? ये थोड़ा सोच करके हमको बताइए। कोई पर्सन है जिसके ऊपर में दिल्ली में केस हुआ है और ये पर्सन पुलिस उसको पकड़ने आई है दिल्ली से, ये पर्सन यहाँ पे बेल ले लेगा या वहां जाएगा, दिल्ली जाएगा? सना बोलिए। सर दिल्ली जाएगा। जो सना से एग्री कर रहे हैं हाथ उठा के रखिए, डाउन। अच्छा, ममता का हाथ उठा रह जा रहा है। अच्छा, ममता कुछ बोलना चाहिए तो बोल ही दीजिए। सर वही बोल रहे थे कि जहाँ पे केस हुआ है वहीं पे होगा, वो उठा रह गया। तो सना का ही आंसर था। हाँ तो वो नहीं डाउन हुआ। अच्छा ठीक। अच्छा, तो ये जो है ये सही है, ये जो होगा वो दिल्ली ही जाना पड़ेगा बिल लेने के लिए। अच्छा, अब आते हैं जनरली, अब दिल्ली का जो है का पुलिस आकर के बेंगलोर में इसको गिरफ्तार किया है। तो अब बताइए कि गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस उसको सीधा दिल्ली ले जाएगी या फिर वो बेंगलोर में किसी मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश कर देगी? क्योंकि टू फॉलो आर्टिकल 22। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना, आवाज करके। हम बोल रहे हैं कि अगर दिल्ली की पुलिस बेंगलोर में जाके किसी को गिरफ्तार करती है तो बेंगलोर में किसी मजिस्ट्रेट को पेश कर देगी या दिल्ली में जाकर के मजिस्ट्रेट को पेश करेगी टू फॉलो आर्टिकल 22? नेहा। सर बेंगलोर। और जो लोग बेंगलोर बोलना चाह रहे हैं हाथ डाउन कर दीजिए और नहीं तो हाथ उठा कर रखिए। अमर। सर उसको दिल्ली ले जाया जाएगा सर। अच्छा ठीक है, तो ये डिस्प्यूट हो गया, बता रहे हैं जनरली ऐसा होता है कि उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट बोला था ना, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, तो वो बेंगलोर में ही उसको पेश करते हैं। किसी मजिस्ट्रेट जो नियरेस्ट हो उसके सामने पेश कर देते हैं। उसके बाद वो जो मजिस्ट्रेट होता है वो मजिस्ट्रेट उसको यूजुअली रेयर केसेस को अगर छोड़ दे तो उसको जो देगा उसको बोलेगा ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड दे देगा। तो ट्रांजिट रिमांड अगर दे देगा तो इसका मतलब कि अब पुलिस अथराइज्ड है कि उसको लेकर के अब दिल्ली चल जाए। ट्रांजिट रिमांड, ठीक समझ गए बात को? ये ट्रांजिट रिमांड एक टर्म क्लियर किया, ट्रांजिट रिमांड। जिस पर्सन के ऊपर में दिल्ली में केस हुआ है अगर बेंगलोर में है, पुलिस अभी उसके पास नहीं पहुंची है, उसको बेल लेने तो दिल्ली जाना चाहिए, लेकिन वो दिल्ली, इसको हम लोग बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल,
लेकिन वो दिल्ली नहीं जा पा रहा है अभी। तो वो ऐसा पर्सन जो होगा बेंगलुरु में मजिस्ट्रेट के सामने वो प्ली देगा कि हमको ट्रांजिट बेल दिया जाए। ट्रांजिट बेल, ट्रांजिट बेल का मतलब ये हो गया कि पुलिस जो होगी हमको गिरफ्तार नहीं करेगी और उतना दिन तक, 3 दिन 7 दिन जो भी। और क्यों? ताकि वो दिल्ली जा सके और दिल्ली में जाकर के बेल के लिए अपना प्रोसीजर को पूरा कर सके, क्योंकि प्रॉपर बेल लेने का उसको दिल्ली ही जाना पड़ेगा। लेकिन ट्रांजिट बेल अगर मिल गया तो वो उसको कुछ टाइम मिल जाएगा, वो अपना यात्रा कर पाएगा और जाकर के वहां पर अपना बेल ले पाएगा। तो ट्रांजिट रिमांड, ट्रांजिट बेल। जो गिरफ्तारियां होती हैं किसी की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस है। इंटर स्टेट क्राइम में दिल्ली में मतलब क्राइम रजिस्टर हुआ है और बेंगलुरु में अगर है या कुछ भी इस तरह से, तो गाइडलाइन ये है कि पुलिस जो होगी वो जाके स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, फिर उसी तरह से फिर मजिस्ट्रेट और इस तरह से। ये जो लड़की है दिशा रवि का जो गिरफ्तारी हुआ है, इस गिरफ्तारी में पुलिस इस गाइडलाइन का उल्लंघन की है। यानी वो गई है तो चुपके से, किसी को नहीं बताई है, दिशा रवि को पकड़ी है, पकड़ करके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट नहीं, वो पेश की है दिल्ली जाकर के। हाँ, 24 घंटे से पहले पहुंच गई है, ये जरूर बात सही है, लेकिन जैसा हम बताए कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है, वो फॉलो नहीं की है। तो बाकी आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। हाँ अमर, क्या बोल रहे हैं? ठीक, आगे बढ़े। तो ये जो केस हुआ है दिशा रवि वाला, बहुत मतलब कि अगर कितना भी बचा जाए कि चलो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया जाए, बच के रहा जाए, लेकिन बहुत मतलब सरकार जो है हमारी, वो अपना पूरा जो बोलते हैं ना, फुल जो फोर्स है, वो यंग पॉपुलेशन उसके पीछे लगा दी है, ताकि डर जाए, इनके माँ बाप डर जाए, कंट्रोल करे और सरकार के खिलाफ में कोई मुंह खोलने से डरे। तो ये टूल किट एक ऐसा एक वर्ड आजकल हो गया है, जैसा लगता है कि बम है। तो और जो भी मिल रहा है उसके ऊपर में देशद्रोह का केस लगाते रहे। जहां सरकार का विरोध मतलब देशद्रोह। किसी भी इशू को अगर इंटरनेशनल अटेंशन दिला दिए तो देशद्रोह। तो नेचुरली अगर ट्विटर में कोई चीज वर्ल्ड ट्रेंड हो जाता है तो वो फिर देशद्रोह हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस लड़की के केस में बोल रहे हैं टूल किट से जो है वो इंटरनेशनली इंडिया का इमेज को खराब करने की कोशिश की। जब एक सरकार, एक लड़की जिसका कि टूल किट में कहीं भी वॉयलेंस का बात नहीं है, प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, इस तरह की बातें हैं, उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो सरकार का बदनामी नहीं होता, इंटरनेशनल कंडेमनेशन नहीं होता, ये करने से होता है। तो देखा जाए तो सरकार इंटरनेशनली हमारा इमेज अपने कर्मों से कर रही है और बोल रही है कि ये जो आंदोलनकारी है ये कर रहा है। सरकार का, पुलिस का कहना है कि टूल किट जो है ये खालिस्तानी ग्रुप बनाया था। आपको याद ही होगा, और क्या पीस एंड जस्टिस ग्रुप था शायद, तो वो खालिस्तानी ग्रुप बनाया था और इसलिए उसको एडिटिंग कर दी तो ये खालिस्तानी हो गई। ठीक,
या उसके मीटिंग में थी तो ये खालिस्तानी हो गई। जैसे कि किसी क्रिमिनल से बात करना जो होता है वो क्राइम करने के बराबर है। हमारी सरकार जो है वो नागालैंड के जो सेपरेटिस्ट है उससे बात करती है, तो बात करती है तो वो उसको मान लिया जाए कि वो सेपरेटिस्ट है। मतलब ये कौन सा लॉ है कि आप किसी ग्रुप से बात नहीं कर सकते जब जब तक ये ना प्रूफ हो जाए कि आप उसके कामों में हिस्सेदार थे। मजेदार बात तो ये है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये इंडिया में बैन भी नहीं है। ठीक, जिस प्रो खालिस्तानी ग्रुप का बात किया जा रहा है, जिसको बोल रही कि सरकार की ये बनाया है टूल किट, वो इंडिया में बैन नहीं है, वो बैन भी नहीं है, प्रो खालिस्तानी है बट बैन नहीं है। तो ये जो है फार फेस्ट बोले डराने वाला पूरा माहौल जो है अब डर क्रिएट करने के लिए है। अगला बार और भी इससे रिलेटेड बैड ही न्यूज आने वाले हैं। मतलब सरकार जो है जिसको हम लोग बोलते हैं ना बर्सर्क, मतलब कि पागल सांड जैसा, जिसको जिसको जाकर के मार देंगे, उस तरह का काम अब कर रही है। चलिए बाकी आप लोग पढ़िएगा। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। आप लोगों को ओवर द टॉप तो पढ़ा ही चुके हैं। तो ओवर द टॉप अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स का बात कर रहे हैं, अमेजन प्राइम का बात कर रहे हैं, G5 का बात कर रहे हैं, और जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग अभी क्या किए हैं कि एक सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक कोड को अडॉप्ट किया। आपको पता है तांडव पे झमेला हुआ, और भी कुछ कुछ फिल्म है उसमें झमेला हुआ। तो ये लोग सेल्फ रेगुलेशन का जो है ये एक कोड अडॉप्ट किए हैं, अपने ऊपर में जो नियंत्रण रखेंगे लोग। ये लोग बोले हैं कि इंडियन पीनल कोड का ख्याल रखेंगे, लॉज ऑन ऑन वीमेन चिल्ड्रन इनका ध्यान रखेंगे, कॉपीराइट का ध्यान रखेंगे, एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन का ध्यान रखेंगे, पेरेंटल कंट्रोल का ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ फ्री स्पीच का भी ध्यान रखेंगे। तो एक कमेटी थी श्याम बेनेगल की, उसका कहना था कि सेंसर बोर्ड ये नहीं बोले किसी फिल्म में कि क्या कट करना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं। वो खाली सर्टिफिकेशन दे कि ये किस ग्रुप के लिए सुटेबल है फिल्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कू के बारे में क्या हम लोग कभी बात कर लिए हैं? अतुफा? ट्विटर की तरह ही माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इसको, इंडियन गवर्नमेंट। ये हम लोग बात किए हैं। हाँ सर, एक बार बताए थे। अच्छा, थोड़ा सा बताए होंगे ना। तो ये जो है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन ही ऐप है, हम एक बार चाइनीज ऐप इसको बोल देते गलती से। तो ये इंडियन ऐप ही है, ये ट्विटर की तरह है, और चूंकि ट्विटर और सरकार में भी ठना हुआ है बहुत, इसलिए सरकार चाहती है कि इसको इसको प्रमोट कर दे, बट ये सक्सेसफुल उतना नहीं हुआ है फिलहाल, अभी तक जहां तक बोल सकते हैं। आप इसको पढ़ के समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये जो भी कहानी है इसमें, एक मिनट,
ये 2 आर्टिकल एक ही जैसे है, हम क्रक्स बता दे रहे हैं आप लोगों को। मुद्दा ये है, थोड़ा टेक्निकल है आर्टिकल। मुद्दा ये है ना कि समझिएगा, कुछ कोशिश कर समझा देने का बात को, और बाकी टेक्निकल्स तो अंदर में आप पढ़ के कोशिश कीजिएगा समझने का। मुद्दा ये है कि ट्विटर, चलिए हम लोग ट्विटर का चोंच बना देते हैं। खैर, तो ये जो ट्विटर है, ये ट्विटर सारा वर्ल्ड में वो ट्रेंड होता है, दुनिया को पता चलता है क्या लोग ट्रेंड कर रहे हैं। तो ट्रेंड करने के लिए हैशटैग होता है। अब हैशटैग होता है तो हैशटैग को अगर आप रिट्वीट भी करेंगे जल्दी जल्दी तो वो ट्रेंड बनते हैं। तो हुआ ये क्या कि एक दिन ट्विटर पर जो ट्रेंड करने लगा एक हैशटैग, दैट वाज मोदी प्लान्स जीनोसाइड ऑफ फार्मर्स, ऐसे करके एक हैशटैग जो था वो ट्रेंड करना शुरू किया। मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड, यहीं से कहानी शुरू होता है, समझिएगा बात को। मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड। तो ये हैशटैग आने के बाद हमारी सरकार ट्विटर को बोली, अराउंड 150 अकाउंट्स दी, और उस 150 अकाउंट्स को बोली कि इसको ब्लॉक कर दो, क्योंकि ये इस तरह का हैशटैग चला रहा है, और ट्विटर से भी जवाब तलब भी कि इस तरह का हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहा है। तो ट्विटर जो था वो उन सारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। सरकार जो लिस्ट दी थी उसमें कुछ एमपी भी थे, उनका ट्विटर अकाउंट भी था। एक मैगजीन है कारवां, वो कारवां का भी अकाउंट था, और कुछ जो जर्नलिस्ट थे उनका भी अकाउंट था। ट्विटर उनको बंद कर दी। बंद करने के बाद ट्विटर का ध्यान में ये जब लाया गया कि जैसे कारवां जो है, कारवां तो इस हैशटैग को ट्वीट भी नहीं किया था, यानी सरकार को एक मौका लगा, और उस मौका में वो सभी जो डिस्टेस्टफुल जो हैंडल्स थे, ट्विटर के जो अकाउंट होते हैं उनको होता है हैंडल्स, तो ट्विटर जितने भी ट्विटर के डिस्टेस्टफुल हैंडल्स थे उनको ब्लॉक करने के लिए बोलते, और ट्विटर ब्लॉक कर दिया। ट्विटर को जब ध्यान में लाया गया कि कुछ जर्नलिस्ट है, कुछ सांसद है, और कुछ जो कोई वायलेंस का कोई ट्वीट नहीं किया, उनको क्यों ब्लॉक किया गया, तो ट्विटर जो क्या किया, उनमें से बहुत सारों को अनब्लॉक कर दिया। तो गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट हैज कोयर्सिव पावर्स। गवर्नमेंट जो थी वो बोली कि ट्विटर को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए इंडियन लॉ मानना पड़ेगा, और सरकार जो आदेश देती है लीगल ऑर्डर्स, वो लीगल ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सरकार का ट्विटर को धमकी था। ट्विटर का कहना था कि गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं, हम इंडियन लॉ के साथ कंप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट के ऑर्डर जहां तक लीगल थे उसके साथ हम कंप्लाई किए हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट का इलीगल ऑर्डर नहीं मानेंगे, और इन अकाउंट्स को हम ब्लॉक नहीं करेंगे जो अनब्लॉक कर दिए। गवर्नमेंट का फिर से कहना था कि ट्विटर इज नॉट जज, हमें पावर है आपको आदेश देने का कि इन अकाउंट को ब्लॉक कीजिए, और वो लीगल है कि इलीगल है आप उसका जजमेंट नहीं कर सकते। ये पूरा कहानी का हम दोनों साइड से बात कर दी है। इसमें हमारे पास जो सीट्स है इसमें जो आर्टिकल निकला हुआ है, इसमें 2 राइटर्स का एक साथ में है। बोला ये बताया ये जा रहा है इसमें कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम थोड़ा इसको दूसरा वे से प्रेजेंट करेंगे तो शायद बेहतर रहेगा।
देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि पिछले 6 साल में कई सारे चीज ट्रेंड हुए, और जब तक हमारे गवर्नमेंट का जो आईटी सेल है वो आईटी सेल हावी रहा, तब तक गवर्नमेंट को कुछ ध्यान नहीं आया कि किसके अकाउंट को ब्लॉक करना है, किसके अकाउंट को अनब्लॉक करना है, क्योंकि गवर्नमेंट हावी थी। मोदी से रिलेटेड जो ट्वीट थे वो ज्यादातर वही ट्रेंड करते थे। गवर्नमेंट का आंख तब खुलता है जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ज्यादातर ट्वीट जो हो रहे हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इंडिया नहीं, वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा था मोदी जॉब दो, वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा था, वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड। मतलब दुनिया में भी अगर कहीं कोई ये कर रहा है कि ट्विटर पर सबसे ज्यादा डिस्कशन किस पे हो रहा है तो मोदी जॉब दो, तो सरकार का बदनामी तो हो ही रहा है। तो नेचुरली सरकार का ध्यान अभी गया हुआ है सोशल मीडिया पे, लेकिन हर 2 अक्टूबर को फिर 2 अक्टूबर आएगा, देख लीजिएगा। हर 30 जनवरी को एक ट्रेंड चलता है, नाथुराम गोडसे अमर रहे। एक क्रिमिनल फादर ऑफ नेशन को मारा था, उसका ट्रेंड जब होता है तो सरकार का ध्यान नहीं जाता, ट्विटर से जवाब तलब नहीं होता, न किसी अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए बोला जाता है। लेकिन जब सरकार के अगेंस्ट में वही हथियार, जिस हथियार के सहारे सरकार जो है वो लोगों को माइंड वॉश की, वही हथियार जब उसके अगेंस्ट में पड़ गया तो अब उसको सरकार जो है उसको विलीफाई कर रही है। तो सरकार को पावर है कि अभी एक कोड भी लाई है कि हेट स्पीच और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और ये सब में अगर होगा तो हम जवाब तलब करेंगे। तो सरकार का वही हम रिपीट कर रहे बात, सरकार को उतना ही समझ में आता है जितना जब उसके अगेंस्ट में हो। हेट स्पीच हमारे जो कुछ चैनल्स है, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, वो उसमें कई सारे एंकर जो है वो हेट स्पीच देते हैं, यूपीएससी जिहाद, लेकिन तब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, अब यहाँ पे बात यह था कि यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि हम लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस युग में, उस युग में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ट्विटर, फेसबुक, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कितना स्टैंड ले पाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि फेसबुक गवर्नमेंट के सामने प्रोस्ट्रेट, सर झुका करके शाश्वत प्रणाम के मुद्रा में रहता है हमेशा। तो कई राइट विंग जो अकाउंट्स हैं फेसबुक के, उन राइट विंग अकाउंट्स के पोस्ट जो क्लियर कट हेट फैलाने वाले थे, उनको फेसबुक इसलिए नहीं ब्लॉक किया। आपको याद होगा कि वो कोई अमेरिकन मैगजीन में, शायद वॉशिंगटन पोस्ट में ये आर्टिकल निकला था कि उसको इसलिए नहीं वो ब्लॉक किया कि सरकार नाराज हो जाएगी। कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पर ट्विटर है, जो ट्विटर सरकार के अगेंस्ट में थोड़ा टफ स्टैंस लेके खड़ा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या उसका स्टैंस, हाँ, अगर वो झुक जाए तो फिर सरकार विरोधी जो हैंडल्स होंगे उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जो प्लेटफॉर्म है वो मतलब पूरी तरह से हमारा डिपेंडेंसी जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स कितने स्पाइन उनके पास है उस पर डिपेंड करता है। तो बात ये भी उठता है कि क्या ट्विटर को ऐसा करना चाहिए। एक भी बात उठेगा कि हमारी सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट मना कर रही, तो ये इसका क्या हिम्मत कि नहीं मान रहा है। फिर लेकिन एक बात और है कि क्या सरकार यही काम हमारे साथ कर दे कि आप यही पढ़ाते समय आप सरकार के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलेंगे, कर ही दे। ऑर्डर है, पावर है, लीगल ऑर्डर निकलेगा और आप मत बोलिए। तो क्या नागरिक चुप हो जाएगा? हो सकता है चुप हो जाए। क्या उसको चुप नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम बोलेगा कि आपका ऑर्डर इलीगल है, तो सरकार बोलेगी तुम जज तो नहीं है, तुम तो चुप हो जाओ। लीगलिटी का फैसला तो सरकार, तो कोर्ट करेगी। तो यहाँ पर जो नागरिक है वो ये भी सोच सकता है कि हम ऑर्डर नहीं मानेंगे।
तो ऑर्डर नहीं मानेंगे तो कोएर्सिव एक्शन लिया जाएगा, जेल, फाइन, नेचुरली कोर्ट में मामला जाएगा। तो कोर्ट में मामला जाएगा तो वहां पर वो अपने आप को डिफेंड करने के अगर रेडी है, अगर उसको लगता है कि हम सरकार का ऑर्डर, इलीगल ऑर्डर को नहीं माने हैं, तो वहां पर वो बरी हो जाएगा। तो इसमें वो बात कुल मिला करके जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ट्विटर का स्टैंड जो है वो ठीक है। अगर उसको लगता है कि ऑर्डर इलीगल था तो उसको मानने की जरूरत नहीं है, और सरकार अगर कोएर्सिव एक्शन लेगी तो वो उसको कोर्ट में अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। बाकी बहुत कुछ इसमें ऐसा इस आर्टिकल में है जो काफी टेक्निकल है और आप लोगों को नहीं भी समझ में आ सकता है। जैसे इसमें एक श्रेया सिंघल का केस आया हुआ है कि श्रेया सिंघल का केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें एक ये था कि 66 AIT एक्ट का था। वो सुप्रीम कोर्ट बोली कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये लोगों मतलब बताए थे आप लोगों को कि श्रेया सिंघल में एक IT एक्ट जो था उसमें बोला गया था कि किसी को लैंग्वेज मिलता जुलता था, किसी को अगर बुरा लग जाता है तो वैसा पोस्ट अगर कोई लिखेगा तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था ये बुरा लगना जो है अपने आप में बहुत इल डिफाइंड है, और इस तरह से तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा ही नहीं। तो सरकार फिलहाल जिसका सहारा ली है जिस सेक्शन का, वो है 69A IT एक्ट का, जिसके तहत वो ट्विटर को आदेश जारी की है कि तुम अकाउंट ब्लॉक करो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का, नहीं तो फिर क्लास में हम लोग बात करेंगे। डराने धमकाने का काम सरकार का रुका नहीं है। देखिए बात पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, दूसरे भी व्यू हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम लोग नजर डालते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है तो समझ में आता है कि ट्रेंड वही चल रहे हैं कि सरकार के अगेंस्ट मत बोलिए। आपको याद होगा अभिसार शर्मा जो था किसी चैनल में एक रिपोर्टर हुआ करता था, एंकर, तो अभिसार शर्मा को निकाल दिया गया। प्रसून वाजपेयी भी एक थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोग्राम किए, निकाल दिया गया। अभिसार शर्मा गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोग्राम किए, चैनल से सरकार नहीं निकाली है, मत सोचिए कि सरकार निकाली, चैनल वाला ही निकाल दिया। तो लेकिन अभिसार शर्मा को प्लेटफॉर्म मिला और प्लेटफॉर्म का नाम है न्यूज क्लिक। तो न्यूज क्लिक में अभिसार शर्मा अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। तो न्यूज क्लिक के ऊपर में वो किसान आंदोलन को काफी कवर किया, न्यूज क्लिक, तो फिर ईडी का छापा वहां पर पड़ा। बाकी आप लोग को सब समझ में आ रहा है। और अभी तो कॉमेडियंस के ऊपर में भी केस हो रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स के ऊपर में भी केस हो रहे हैं। आपको पता होगा श्याम रंगीला वाला केस, पता है ना? नहीं, सूरज को पता है, सूरज बोलिए। सर वो पेट्रोल का दाम बढ़ा था तो उसी पे पेट्रोल पंप पे जाके मतलब कॉमेडी वीडियो मतलब बनाया था, जिसके कारण मतलब उससे जो पेट्रोल वाला वही केस कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ बोला था। पेट्रोल वाला का जो मतलब पेट्रोल का जो सप्लाई बंद कर दिया गया। तो सही है। तो ये श्याम रंगीला जो है वो मोदी का मिमिक्री करता है, तो मोदी का प्राइम मिनिस्टर का, तो ये जो है ये मिमिक्री करता है। तो जिस दिन राजस्थान में श्री गंगानगर में जब पेट्रोल का दाम 100 रुपया पहली बार पहुंचा, तो वहां पर पहुंच करके वो मिमिक्री किया कि भाइयों और बहनों, मैंने पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिलाई। तो इस तरह का मिमिक्री था। वो एक जिस पेट्रोल पंप पर खड़ा होकर कर रहा था मिमिक्री, उस पेट्रोल पंप का नाम उस वीडियो में आ गया था, और वो पेट्रोल पंप के मालिक से, उसका जैसा कहना था, वो मालिक से परमिशन लेके ही कर रहा था। लेकिन जब नाम आ गया तो उस पेट्रोल पंप को जो डाउनस्ट्रीम कंपनी है, वो कंपनी जो है वो पेट्रोल डीजल का सप्लाई ही बंद कर दी।
तो वो मतलब सोचिए, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में एक मिमिक्री हो जाता है किसी पेट्रोल पंप पर खड़े होकर के, तो उसका पेट्रोल का सप्लाई ही, उस पेट्रोल पंप का सप्लाई ही चला जाता है, और फाइनली वो सैम रंगीला के ऊपर में केस हो गया है। तो और इतने सारे कितने सारे ऐसे जो है केसेज, आप चैट कर लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो ऐसे कई सारे केस हैं, आप टाइप कर दीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, चैट विंडो में आइए आप। तो ये हालत है। कुणाल कामरा का खैर तो सुप्रीम कोर्ट का मसला था, और भी एक दो कॉमेडियंस जो है अभी हाल में ही अंदर घूम करके आए हैं। खैर, हाँ, पेट्रोलियम कंपनी जो है वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, बट प्रेशर्स मैटर। प्रेशर जो होता है ना, आप देखिए, हम बोले अविचार शर्मा प्रोग्राम किए, तो प्राइवेट चैनल था, लेकिन प्राइवेट चैनल का मनी निकाल दिया। प्रसून वाजपेयी प्रोग्राम किए सरकार के अगेंस्ट में, प्राइवेट चैनल था, प्राइवेट चैनल निकाल दिया। ये तो कैसे रवीश कुमार को एनडीटीवी झेल रहा है, वो मतलब हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। प्रॉब्लम बात यह है कि गवर्नमेंट के पास पावर्स काफी होते हैं, अगर प्राइवेट कोई पार्टी कंप्लाई नहीं करे उसका, तो उसके पास, देखिए आप न्यूज क्लिक को देखिए, अब पेट्रोलियम कंपनी जैसे बात है कि पेट्रोलियम कंपनी क्यों बंद कर दी, तो आप देखिए न्यूज क्लिक को, या अविचार शर्मा को मौका दे रहा है, या जो भी ये प्रोग्राम कर रहा है, एंटी गवर्नमेंट प्रोग्राम को कवरेज दे रहा है, तो देखिए ईडी का छापा, तो ईडी का छापा है ना, सीबीआई ईडी तो इसी काम के लिए है। ऐसा नहीं बोल रहे हम कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा हुआ है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो स्केल में काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ लीजिएगा, ये एक एरिया है, कोटिया क्लस्टर 3 विलेजेज, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों का बॉर्डर डिस्प्यूट में है, और दोनों का जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट वो ये इसको मिलता है, ये दोनों स्टेट्स में वोट करता है। हाँ, वो तो सही बात है, मतलब कि देखिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा रह जाना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट मतलब आदेश दे रही है, या बिना आदेश मतलब कि वर्बल, तो भी लोग जो होगा उसको मान लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफी पावर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ना कोएर्सिव पावर्स, तो इसीलिए मैक्सिमम लोग सबमिट का बोले। अब ये जो न्यूज चैनल्स है वो क्यों सरकार के अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं, बहुत सारा रीजन है, एक तो ईडी का छापा भी एक रीजन है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ईडी का छापा झेल करके भी और वो बोल रहे हैं। देखिए, एक बात यह है ना कि हम लोग सिटीजन्स, हमारा गलती इंडिया में कहाँ होता है कि हम सरकार को वोट देते हैं, और वोट देने के बाद उसका भक्ति भी करते हैं। वोट देने के बाद उससे हमेशा क्वेश्चंस किया जाना चाहिए, ताकि सरकार को हमेशा डर रहे
कि कुछ भी अगर कोएर्सिव एक्शन लेंगे या इस तरह का काम करेंगे तो हमको हटा दिया जाएगा। सर हमसे कोई जनता को कोई हमारी भक्त नहीं है, लेकिन जब सरकार को फील हो जाए कि जनता हमारी भक्त है, 20% भी भक्ति में डूबी हुई, हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, तो वो 20% नहीं, चलो 30% अगर हो जाए ऐसा, तो सरकार फिर कुछ भी करेगी, कुछ भी मनमानी, क्योंकि उसको पता है कि ये तो भक्त है। तो ये भक्ति जो है ये देश को बहुत बर्बाद करेगा। चाहे किसी का भी भक्ति किया जाए, चाहे राहुल गांधी का भक्ति किया जाए या फिर मोदी का भक्ति किया जाए, वोट देने तक ठीक है, आप उसका सपोर्टर है, लेकिन उसके बाद सरकार को हमेशा मतलब पांव उठा के, जैसे कि बिल्कुल अटेंशन मुद्रा में खड़े हैं, वैसा रहना चाहिए। जनता इतने क्रिटिक टाइप के होने चाहिए, लेकिन हम लोग भक्ति का कल्चर है हमारे यहाँ पे। सारा देश में एक के बाद एक ऐसे ही न्यूज आ रहा है। सारा देश में जो हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो एमपी में हुआ, और जो अभी आप बंगाल में देख रहे हैं, वो पुडुचेरी में भी हुआ। पुडुचेरी में कांग्रेस के विधायक 4 विधायक रिजाइन किए, रिजाइन करके वो उसमें से 3 जो है वो बीजेपी में मिल गए। बीजेपी का पुडुचेरी में कोई भी प्रेजेंस नहीं है, नथिंग, जीरो। लेकिन अभी कांग्रेस के विधायकों को अपनी तरफ मिला करके जो एक ट्रेंड हो गया है, उससे ये जो सरकार है, वहाँ की सरकार, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई, माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ा। और उसके बाद किरण बेदी, वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, उनको भी हटा दिया गया। और अभी गवर्नर चेंज हुए हैं, तमिलिसाई सुंदरराजन। वो तो बीजेपी की थी, तो उसको क्यों चेंज किया गया? एक्चुअली ये किरण बेदी जो थी, वो सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रही थी। मतलब कि हाँ, अब वो कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी को फायदा ही है उस हिसाब से कि हर जगह पे वो अड़ंगा डालना, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, उस चक्कर में थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक भी हो गया था। मतलब कि जैसे करप्शन जो था वो कम हो गया था, जो पावर था उसका। तो जैसा कि आर्टिकल लिखा था उस हिसाब से बता रहे हैं कि अब जब चांसेस ऐसे है, मतलब तो सरकार गई ना कांग्रेस की सरकार, तो कांग्रेस की सरकार को परेशान करने के लिए इसको रखा गया था, कहीं वो पर्सन ऐसा ना हो जिसमें कि अब जो सरकार बनेगी वो भी परेशान हो जाए। तो जिसको परेशान करने के लिए रखा गया था, उसका पर्सनालिटी के हिसाब से वो तो काम हो गया, तो ऐसा ना हो कि अब वो जो आने वाली सरकार है, जो कि बीजेपी से रिलेटेड जो सरकार होगी, उसको भी कहीं मतलब कंट्रोल करना किरण बेदी को मुश्किल ना हो जाए। अभी जो आदत लगा हुआ है तो हटा दिया, मतलब यहीं तक जब तक सरकार गिरना था, मतलब बोल ले रहे हैं कि किरण बेदी की एक्टिविटी के कारण भी सरकार गिरी, क्योंकि बहुत लोग ये समझ गए कि किरण बेदी के रहते हुए जो मलाई खाते हैं हम लोग, वो मलाई नहीं खा पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब, आपको पता है इलेक्शन में काफ़ी एक्सपेंसेज है, काफ़ी खर्च करना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए, तो फिर तो वसूली भी जरूरी है, तो किरण बेदी के रहते हुए कर नहीं पाएंगे। तो नेचुरली अब सेंटर मतलब कि कांग्रेस में रहते हुए कुछ फायदा नहीं है, तो ऐसा बोल रहे लोग कि इस कारण से भी लोग जो है स्विच किए हैं, और अब हटा करके किरण बेदी को दिखा दिया गया कि अब मलाई खाने के लिए रास्ता साफ है। ठीक, तो वीर नारायण स्वामी जो थे वो रिजाइन कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। आज तो सब नेगेटिव न्यूज इकट्ठा हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। केरल केरल में एक अलग कहानी है। केरल में कहानी ये है, वहां पर जो पीएससी होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो क्या करती है, एक लिस्ट बना करके रखती है। ये लिस्ट जो होता है, ये लिस्ट से जैसे जैसे वैकेंसियां होती है ना, तो वैकेंसियां होती तो इस लिस्ट से कैंडिडेट जो होते हैं वो सिलेक्ट होते रहते हैं। एक लिस्ट है, मतलब पीएससी अपने एग्जाम लेते रहती है बार बार, और एग्जाम में एक वेटिंग लिस्ट रहता है, उस वेटिंग लिस्ट से लोग जो होते हैं सिलेक्शन होते रहते हैं। कभी अर्जेंसी में, मतलब कि सोचिए कि कैंडिडेट जो है वो सुटेबल नहीं है, तो कभी अर्जेंसी में क्या होता है कि डिपार्टमेंट को पावर होता है कि वो टेम्पोररी बेसिस पर वो किसी को अपॉइंट कर ले, टेम्पोररी बेसिस पर। और जब कभी भी टेम्पोररी बेसिस पर अपॉइंटमेंट होंगे तो करप्शन होंगे। तब क्या होगा कि मिनिस्टर्स या जो लोग सोर्स जिसको बोलते हैं, उस सोर्स का यूज करके जो लोग होंगे वो अपॉइंट हो जाएंगे। और अपॉइंट होने के बाद लंबा टाइम तक वहां पर जो पीएससी, मतलब पीएससी जो एग्जाम कराएगी और एग्जाम करा करके वो टेम्पोररी को हटाया जाएगा, वो काम केरल में नहीं हो रहा है। यानी काफी ऐसे लोग हैं जो टेम्पोररी बेसिस पे 10 साल से काम कर रहे हैं और उसके बाद वो कोर्ट में जाते हैं कि हम लोगों को रेगुलर कर दिया जाए। तो इससे जो पीएससी में जो कैंडिडेट, जो सुटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो जो टेम्पोररी बेसिस पे जो लोग थे, वो लोग ही फिर उनको रेगुलराइज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जैसा घोटाला जैसा केरल में लग रहा है। और वहां पे जो पीएससी एग्जाम क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। वहां पे क्या होता है, अगर वैलिड रैंक लिस्ट इज लाइक, तो एक रैंक लिस्ट बनता है, उसी से होता है। अगर उसमें कैंडिडेट नहीं है तो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो टेम्पोररी बेसिस पर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। पढ़ लीजिएगा, हम और देख नहीं रहे अभी, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ममता बनर्जी बोली है कि देश में एक राजधानी क्यों, 4 राजधानी होने चाहिए, और बदल बदल के, और चारों जगह पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। तो जब भी कोई नेता कुछ स्टेटमेंट देता है तो नेचुरली बात उठता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। 4 कैपिटल होने चाहिए। बोलिए कैपिटल क्यों? तो इसके कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा अगर किया जाएगा तो। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ये हैं कि अभी तक तो सारे के सारे एमपी का रेजिडेंस यहाँ पे ही है, तो ये लोग अपना पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब चारों तरफ होगा तो रेजिडेंस तो कहीं एक ही जगह रखेंगे। तो यहाँ से अगर सोचिए कुछ लोग यहाँ रेजिडेंस रखते हैं तो उनको फिर बार बार इधर और उधर मूव करना पड़ेगा विद टीम, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा बात कि घर उनके अगर दिल्ली में अगर हैं तो दिल्ली में अगर हैं तो उनके घर जो है वो वैकेंट कम टाइम रहते हैं, तो जब तक है तब तक सिक्योरिटी देना है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर उनका रेजिडेंस है और यहाँ से यहाँ उड़ के चले गए तो यहाँ पे जो उनका रेजिडेंस है उसको भी सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पर ये राइटर गिनाया है। और इसके अलावा यही बताया है कि कलकत्ता से दिल्ली कब राजधानी बना, पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ, और ये प्रपोजल से अलग एक प्रपोजल राइटर दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेज हैं वो बेंचेज अगर कई सारे बनाए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। जैसे साउथ के लोगों को अगर अपील करना हो किसी फैसला का अपील,
तो उनको दिल्ली आना पड़ता है, काफी कॉस्टली है और यहाँ के वकीलों का काफी ज्यादा फी भी है, तो वो यहीं पर अपील कर सकते हैं। और दिल्ली में जो एक बेंच हो सुप्रीम कोर्ट का, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल काम करे। वो अपील वाला जो बात होता है ना, जैसे कोई किसी को फांसी की सजा हो गया तो फांसी की सजा में अपील कर रहे हैं, तो ये अपील नहीं, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जैसे सीए, ठीक, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देखे कि जैसे 370, और बाकी अपील के काम जो है वो बेंचेज कर ले। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जो डेल्यूज आया आपको पता ही है, तो ऋषि गंगा और धौली गंगा जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर अचानक से पानी भर गया और जो तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से डूब गया। तो जो अच्छा, आगे बढ़ के हम दूसरा पॉइंट उठाते हैं इसमें। तो इसके कारण क्या है? इसके कारण कोई पढ़ा है क्यों हुआ ऐसा? अच्छा, तो इसमें जैसा दिख रहा है कि एक रीजन जो पॉसिबल है, वो है हमारा ग्लेशियर रिट्रीट एंड परमाफ्रॉस्ट द। देखिए, अभी क्या है ना, पहाड़ों पे जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर का जो थर्मल प्रोफाइल है वो चेंज हुआ है। थर्मल प्रोफाइल को चेंज होने का मतलब ये है कि पहले इसका टेम्परेचर जो था अगर -20°C रहता था, तो अभी इसका टेम्परेचर होता है -2°C। इससे क्या है कि है तो वो आइसी, ठीक, स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, बट ये फिर भी गर्म है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो है इनका थर्मल प्रोफाइल चेंज हुआ है। दूसरी बात है, कई बार ग्लेशियर्स के अंदर में लेक होते हैं, मतलब ग्लेशियर तो ऊपर से दिख ही रहा है बट अंदर से लेक होते हैं, ठीक। और किसी तरह से लैंडस्लाइड हो जाए या एवलांस आ जाए जिससे कि ये ऊपर का जो लेयर है टूट करके गिर जाए, तो ये जो लेक है भारी तबाही मचाएगा। तो ये एक रीजन हो सकता है, एवलांस आया हो और जो ग्लेशियर लेक हो वो टूट पड़ा हो और इतना बड़ा वाटर बॉडी जो है आया। तो इससे कैसे निपटा जाए, सवाल ये भी उठता है। तो इसमें बताया है कि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी है, नेपाल ऐसा टेक्नोलॉजी लगाया है जिससे कि इस तरह के डिजास्टर्स जो इस तरह के जो डिजास्टर्स पहले भी आया था ना, वो कैलाशनाथ में, और हाँ, तो बोल रहे थे नेपाल में ऐसे डिजास्टर्स को रोकने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स पहले लगा लिए गए हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक, जो कि जिससे ग्लेशियर्स और लेक को मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग, और नेपाल जो है इसको लगाया भी है। और इंडिया जो है अर्ली वार्निंग, हमारा साइक्लोन से रिलेटेड जो अर्ली वार्निंग है उसे बेनिफिट भी है। उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन्स आते हैं अब उससे उतना तबाही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी एक्यूरेट साइक्लोन प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास सुनामी के लिए वार्निंग सिस्टम है जो आधा घंटा पहले बता देंगे कि सुनामी आने वाला है।
तो हम उससे भी बचते हैं। तो खैर बात ये है कि ये भी बता रहा है कि एक जो लेक बर्स्ट होता है, ये लेक बर्स्ट अचानक से नहीं होता। जो हम ये आपको बता रहे थे, लेक बर्स्ट जो होगा वो उसका प्रेडिक्शन कुछ दिन या सप्ताह भर पहले भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वही बात है, इंस्ट्रूमेंट्स लगाने होंगे। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं काम, मतलब क्यों नहीं इंडिया लगा पा रहा है? कारण ये इसमें ये बता रहा है कि हिमालय का जो रीजन है उसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग बॉडी नहीं है, नोडल एजेंसी जो सारे के सारे कामों को कोऑर्डिनेट करे। तो जैसे एग्जांपल लीजिए आप कि ग्लेशियर को मॉनिटरिंग करने का काम किसी और का है, और साइंटिफिक रिसर्च किसी और का है, क्लाइमेट चेंज किसी और का है, तो नोडल एजेंसी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो नहीं लग पा रहे हैं। तो यहाँ रहने देते हैं, किसी कुछ पूछना है? वो हीट प्रोफाइल क्या बोले ना सर? हीट प्रोफाइल ये बोले ना कि स्नो जो है वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स, हमारे जो माउंटेन्स है जो दिख रहा है वो स्नो कैप्ड ही है। तो लग रहा है कि कुछ तो चेंज नहीं हुआ है, पहले भी जितना स्नो था अभी भी है, लेकिन चेंज हो चुका है। क्योंकि हो सकता है पहले स्नो जो जिस टेम्परेचर में था वो -20 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, अभी स्नो जो है -5 डिग्री हो। तो स्नो तो है बट उसका जो हीट प्रोफाइल है वो चेंज हो चुका है, यानी वो ज्यादा गर्म है। इसका मतलब है कि वो आसानी से वो वहां से थोड़ा सा माइनर चेंजेस से भी वहां से हट जाएगा। और जब -50 पे था तो -50 पे था तो वो उतना लूज नहीं था और आसानी से वो नहीं हटता। हाँ सूरज। सर बोल रहे हैं जो यूपीएससी हम लोग का है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, मतलब इसका एग्जाम का? एग्जाम का, यूपीएससी के एग्जाम का? हाँ मतलब यूपीएससी जो मतलब बोर्ड है उसके बारे में दिया हुआ है, यूपीएससी के बारे मतलब में, सिविल सर्विसेज सबका। सिविल सर्विसेज के बारे में दिया है, यूपीएससी के बारे में वो, यूपीएससी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कुछ दिन पहले सर हम पढ़ते फेसबुक पे पोस्ट देखते थे इसके बारे में, मतलब आईएएस लोग के बारे में, मतलब कि मतलब सब कुछ चलाते हैं मतलब आईएएस लोग। और फिर कुछ दिन पहले देखे थे मतलब मोदी का ये स्टेटमेंट आ गया था, मतलब इसके मतलब इसी तरह से फेसबुक के ढंग का ही। तो और मतलब ये लोग व्हाट्सएप और फेसबुक को सुप्रीम कोर्ट में कोट कर देते हैं। तो इसके पहले भी तो सर जो मतलब सरकारी जो भी नौकरी का है इसका मतलब फेसबुक पे चलाया गया था, फिर अभी मतलब इसी के बेसिस पे सारा कुछ अभी मतलब प्राइवेटाइज किया जा रहा है मतलब। अरे सरकार ही पहले ओपिनियन बनवाती है ज्यादातर यहाँ पर, और उसके बाद उसको फिर लोगों के सामने खुद से परोसती है। और कई बार सरकार, देखिए हमारी सरकार ना बहुत ही इनएफिशिएंट है, बहुत ही, मतलब ये खुद भी फेसबुक पढ़ पढ़ के और बयान दे सकती है। हम इस पे वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये, जैसे अभी आप देखें ना कि अभी बोल रहा है कि गर्मी में तेल का दाम गिर जाएगा, या फिर अभी बोल रहे हैं कि हम इसलिए भाड़ा बढ़ाए कि लोग बेकार का ट्रेवलिंग करना छोड़ दे। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा इस तरह का लॉजिक। तो वहां से लॉजिक उठा करके हमारी सरकार जो है कई बार परोस देती है। अब सब तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक हमको याद आ रहा है कि वो वाला याद कीजिए जो बोल दिया था, तो जो नहीं था सूडान वाला कहानी, जिसमें एक गिद्ध था और एक बच्चा था। तो फेसबुक पे तो सर्कुलेट हो ही रहा था, और बाद में वो हरीश साल्वे जा करके मतलब हमारे वो जा करके वहां पर परोसती है सुप्रीम कोर्ट में। तो वैसे ही चल रहा है सब कुछ। आप और कुछ दूसरा कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? मतलब हम बोल रहे थे कि जैसे कि सारा कुछ मतलब डिसीजन लिया जा रहा है मतलब प्राइवेट का, मतलब यूपीएससी के साथ मतलब ऐसा नहीं ना किया जा सकता है। नहीं 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 नहीं, यूपीएससी के साथ ऐसा नहीं हो यूपीएससी नहीं हुआ। यूपीएससी जो में जो सिलेक्शंस होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के का बिजनेस का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं होगा। मतलब सिविल सर्वेंट ही रहेंगे, मिलिट्री ये मिलिट्री ही रहेगी। ये दोनों चीजें अगर प्राइवेटाइज हो जाए तो फिर तो मतलब ट्रेडर्स रूल्ड सोसाइटी हो जाएगा।
अभी पॉलिटिशियंस रूल्ड सोसाइटी है, ये इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यूपीएससी का भी प्राइवेटाइज नहीं होगा। रेलवे हो जाए, बैंक हो जाए, एलआईसी हो जाए, सब सरकारी चीजें हैं, हो जाए तो हो जाए। यूपीएससी का एग्जाम कभी नहीं प्राइवेटाइज होगा। अब आईबी को कौन प्राइवेटाइज करेगा? सीबीआई, आईबी, ईडी। हाँ, और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो इस वीक का कंप्लीट हो गया करंट अफेयर्स। आज आप लोग का परसों क्लास में टेस्ट होगा, अपना लैपटॉप या आपका मोबाइल में होगा। और अभी तक मेरा प्लान यही है कि कल छुट्टी दे दे आप लोगों को पूरी तरह से, और परसों म्यूनिसिपैलिटी वहीं पे हम कंप्लीट करें और उसके बाद अगला दिन टेस्ट ले लें, मतलब म्यूनिसिपैलिटी अब वहां पे। नो क्वेश्चन तो फिर क्लोज कर रहे क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir.